everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be starting a new chapter that is measuring advertising effectiveness. Then first topic is introduction. When a child writes the examination paper, he has to see the result come what it may be so that he comes to know where he is wrong and where he should pay more attendance. This will help him work better in future. जैसे एक चाइल्ड कोई भी एग्जामिनेशन पेपर को अटेम्प्ट करता है तो वो ये जानना चाहता है कि उसका क्या रिजल्ट आएगा। इट मीन्स वो ये जानना चाहता है कि वो कहाँ पर गलत है और किन पॉइंट्स के ऊपर उसे ज़्यादा अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट है ताकि फ्यूचर में उस काम को ज़्यादा बेटर वे से किया जा सके। This is exactly in the case of advertisement. The work is not complete if the effectiveness of advertisement is not measured. This is the only way to know how the advertisement is performing. Is it reaching the target and is the goal achieved? Basically, advertisement में भी इसी तरह होता है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम आपका तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर नहीं करते। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस ये हमारे पास एक ओनली वे होता है जिसके बेसिस पर हम दी गई एडवर्टीजमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके देख सकते हैं कि क्या एडवर्टीजमेंट अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव कर पाई है या नहीं कर पाई। The next topic is meaning of advertising effectiveness. Advertising effectiveness refers to the managerial exercise aimed at relating the advertising results to the established standard of performance and objectives so as to assess the real value of advertising performance. Basically, advertising effectiveness में दी गई advertising की performance को evaluate करके देखा जाता है। उसे उसकी performance को हम प्री ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स के साथ या ऑब्जेक्टिव्स के साथ मेजर करके देखते हैं कि क्या एडवर्टाइजिंग देने से एडवर्टाइजिंग अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाई है या नहीं कर पाई। इट मीन्स it is an attempt to measure whether the time, talent and the treasure invested in the creative activity has resulted in attaining the goals of profit maximization to the advertiser and the maximization of satisfaction to the consumer. It means advertising effectiveness के अंदर ये चेक किया जाता है कि एडवर्टाइजिंग की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के अंदर जो टाइम, टैलेंट या ट्रेजर इन्वेस्ट किया गया है क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर पाई है। इट मीन्स एडवर्टाइजर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में और कंज्यूमर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल रही है या नहीं रही। इट मीन्स इसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है वो आपका वेस्टफुल तो नहीं है ताकि फ्यूचर में इन अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिल सके। बेसिकली डिफरेंट तरह के एक्सपर्ट्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट पर्सन्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। इट मीन्स कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि हमारी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव तब रहती है जब वो एडवर्टाइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। कुछ पर्सन का मानना ये है कि हमारी एडवर्टीजमेंट तब इफेक्टिव रहती है जब वो ईजिली रिमेंबर्ड हो सके। इट मीन्स ईजिली उसे याद रह सके कस्टमर्स को। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि एडवर्टाइजिंग आपकी तब इफेक्टिव होती है जब वो मोर इन्फॉर्मेटिव होती है। तो हर एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स का अलग अलग मानना है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को लेकर। लेकिन ऑल ओवर कंक्लूजन के टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग तब इफेक्टिव मानी जाती है जब वो अट्रैक्टिव भी हो, इंफॉर्मेटिव भी हो, इजीली रिमेंबर्ड हो और वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाली हो ताकि जो हमारे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे उनको अचीव करने में हेल्पफुल हो सके। इट मीन्स हमारी बिजनेस की सेल, प्रॉफिट, मार्केट शेयर, इमेज, गुडविल, ब्रांड पॉपुलैरिटी, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट तरह के टेस्टिंग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं लाइक प्री टेस्टिंग, पोस्ट टेस्टिंग या कंकरेंट टेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है उसकी डिफरेंट तरह की हमारे पास इंपॉर्टेंस है। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। बेसिकली एडवर्टाइजिंग आपके लिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के बेसिस पर एक एडवर्टाइजर ये प्रूव कर सकता है कि जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है वो आपका वेस्ट तो नहीं है। इट मीन्स इसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखा जाता है जिसमें एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है और जो उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको आपस में कंपेयर करके देखा जाता है। अगर एडवर्टाइजिंग से मिलने वाले बेनिफिट्स उसकी कॉस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट आपके लिए जस्टिफाई है। इट मीन जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के ऊपर वो जस्टिफाइड है। बट
अगर जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के ऊपर वो एक्सपेंसेस ज़्यादा है लेकिन उससे मिलने वाली रिटर्न, उससे मिलने वाले बेनिफिट्स आपके पास कम है, इट मीन्स एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है वो आपके लिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। और अगर वो एक्सपेंडिचर आपके पास वेस्टफुल होते हैं तो उस टाइम पर उन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। इट मीन्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पर हम एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को ईजिली चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस में एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को टोटली कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। इसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग मैनेजर ये जज कर सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट्स हैं वो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली हैं या नहीं है। इट मीन्स अगर वो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली नहीं है तो उसके अंदर करेक्टिव एडजस्टमेंट करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज टू इवेल्युएट एड कॉपी। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के हम एडवर्टाइजिंग कॉपी के बारे में और जो मैसेज उसके अंदर दिया जा रहा है उसको भी इवेल्युएट करके देख सकते हैं। इट मीन्स कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि जो उसके अंदर स्लोगन दिया जा रहा है वो कस्टमर्स के लिए, वो हमारी ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं है। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट के अंदर ब्रांड नेम यूज़ किया जा रहा है, जो अपील यूज़ की जा रही है वो कस्टमर्स को समझ में भी आ रही है या नहीं हो पा रही। इट मीन्स उसके रिजल्ट्स क्या है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने से हमें एड कॉपी को इवेल्युएट करने में भी हेल्प मिलती है। इट मीन्स उसकी एडवर्टाइजिंग की अपील, मैसेज कंटेंट या फ्यूचर में एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उस एड कॉपी की डिजाइनिंग कैसे की जा सकती है, इनको भी इवेल्युएट करने में हमें एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस हेल्प करती है। नेक्स्ट इज टू कंपेयर डिफरेंट मार्केट एरिया। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस से कहीं ना कहीं मार्केट एरिया को भी, डिफरेंट तरह के जो मार्केट एरियाज हैं जहाँ पर एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उनको कंपेयर करने में भी हेल्प मिलती है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा मार्केट एरिया ऐसा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सा एरिया ऐसा है जो उसके लिए वीकर पॉइंट है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि सेल के अंदर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर के एटीट्यूड में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, या जो डीलर्स के थ्रू जो डिस्प्ले किया जा रहा है वो किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। उन सारे चेंजेस के बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि कौन से मार्केट एरिया है जो एडवर्टाइजर के लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे और कौन से मार्केट एरिया ऐसे हैं जहां पर कि अभी भी वीक पॉइंट चल रहा है, जहां पर कि हमें डिफरेंट तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फॉर इफेक्टिव मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया शेड्यूलिंग इन फ्यूचर। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के बेसिस पर हमें फ्यूचर में मीडिया प्लानिंग और मीडिया शेड्यूलिंग करने में भी हेल्प मिलती है। इट मीन्स अप्रोप्रिएट मीडिया को सिलेक्ट करना, या प्रिंट मीडिया पर अगर एडवर्टीजमेंट देनी है तो किन टाइमिंग्स पर देनी है, कौन से टीवी पर देनी है तो कौन से टीवी चैनल पर देनी है, कौन से प्रोग्राम पर आपने एडवर्टीजमेंट देनी है, या कौन से मीडिया व्हीकल के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, किन टाइमिंग्स पर एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, इन सभी के बारे में प्लानिंग करने में, इट मीन्स मीडिया प्लानिंग और मीडिया शेड्यूलिंग करने में एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू नो द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने से हमें एडवर्टाइजिंग के सैचुरेशन पॉइंट के बारे में भी पता चल जाता है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर सिर्फ उस लेवल तक किए जाते हैं जब तक कि हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज होती रहती है, लेकिन जिस टाइम पर जितने हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बियर करने से, इट मीन्स एडिशनल एक्सपेंसेस करने, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स करने से किसी भी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू अगर इंक्रीज नहीं होती तो वो पॉइंट हमारे लिए सैचुरेशन पॉइंट होता है। इट मीन्स उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास, उस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू हमारी मैक्सिमम हो चुकी होती है, तो उस पॉइंट के बाद एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद एडवर्टीजमेंट देने से सिर्फ हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होती। इट मीन्स एक एडवर्टाइजर सिर्फ उसी पॉइंट तक एडवर्टीजमेंट देता है जिस पॉइंट तक मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मैक्सिमम होती है। इट मीन्स जब वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाती है तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस वेस्टेज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स। बेसिकली एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करने से एडवर्टाइजर को ये पता चल जाता है कि एडवर्टाइजिंग में किस तरह के एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कि वेस्टफुल हैं, और अगर वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है देन उसको वहीं पर वाइंड अप कर दिया जाता है। इट मीन्स उसके बाद एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स को रोक दिया जाता है ताकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स की जो वेस्टेज है उसको कम किया जा सके। And last point is to keep in touch with new trends in advertising. Basically advertising effectiveness को evaluate करने से एडवर्टाइजर को एडवर्टाइजिंग की न्यू टेक्निक्स कौन सी हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो हर टाइम एक जैसी नहीं रहती।
कुछ टाइम पहले जो एडवर्टाइजिंग आपके लिए इफेक्टिव रह रही थी, हो सकता है कि आज के टाइम में वो कस्टमर उस एडवर्टीजमेंट को लाइक नहीं कर रहे, क्योंकि कस्टमर की लाइकिंग, उनके एटीट्यूड, उनके इंटरेस्ट के अंदर टाइम के टाइम चेंजेस आते रहते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने से बेसिकली हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट में इस टाइम पर हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है और मार्केट में इस टाइम पर कौन कौन सी न्यू न्यू टेक्निक्स एडवर्टाइजिंग की अवेलेबल है। तो उसके बेसिस पर हम न्यू टेक्निक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाई टू टेस्ट द एड इफेक्टिवनेस। बेसिकली एड इफेक्टिवनेस का टेस्टिंग क्यों की जाती है, उसके डिफरेंट पर्पज है। टू मेक साउंड फ्यूचर डिसीजन, टू इम्प्रेस अपॉन द टॉप मैनेजमेंट, टू हैव अ क्लियर ब्रेकअप पिक्चर, टू नो द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड टू कीप इन टच विद द न्यू ट्रेंड। इन बेसिकली इन पर्पज के लिए एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस करनी आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेज ऑफ इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने की हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट वन इज सेल्स इफेक्ट अप्रोच एंड सेकंड वन इज कम्युनिकेशन इफेक्टिव अप्रोच। बेसिकली एक किसी भी एडवर्टीजमेंट देने का मेन पर्पज सेल को इंक्रीज करना होता है और मैक्सिमम यही माना जाता है, मैक्सिमम टाइम्स यही माना जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो आपके लिए इफेक्टिव तभी होती है जिस टाइम पर प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो रही हो। अगर प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज नहीं हो रही तो इट मीन्स उस एडवर्टीजमेंट को भी इफेक्टिव नहीं माना जाता। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये चेक किया जाता है कि एडवर्टीजमेंट देने से पहले और एडवर्टीजमेंट देने के बाद की सेल को कंपेयर करके देखा जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी इंक्रीज हुई है। इट मीन सेल्स लेवल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और जितने चेंजेस आए हैं उसमें यही माना जाता है कि ये जो चेंजेस आए हैं ये एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर चेंजेस आए हैं। बट इसकी लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट ही हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने का सेल को इंक्रीज करने का मेन रीजन नहीं होता, बल्कि कई तरह के अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में इफेक्ट डालते हैं, लाइक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स प्रमोशनल एफर्ट्स, लेवल ऑफ कंपटीशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। कई तरह के ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। बट इस सेल्स इफेक्ट में अप्रोच के अंदर इन सारे फैक्टर्स को अवॉइड किया जाता है जो कि इसका वीकेस्ट पॉइंट है। इट मीन्स ये अप्रोच सिर्फ ये मानती है कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट देने से ही हमारे प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन इफेक्ट अप्रोच। कम्युनिकेशन इफेक्ट अप्रोच के अकॉर्डिंगली बेसिकली एडवर्टाइजिंग देने का मेन पर्पज होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट मीन्स इसका मेन पर्पज है कि जो हम मैसेज टारगेट ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज टारगेट ऑडियंस तक कम्युनिकेट किया जा सके। अगर वो इसकी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस टोटली इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस्ड होती है। बेसिकली इसकी इफेक्टिवनेस को हम मेमोरी, नॉलेज एंड एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर के बेसिस पर इवेल्यूएट करके देखते हैं। बट इसका पॉजिटिव पॉइंट अगर हम लेकर के चलें तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका बेसिकली जो यूज़ है वो आपका शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग रन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जबकि सेल्स इफेक्ट अप्रोच को हम लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स जो कम्युनिकेशन इफेक्ट अप्रोच है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में अगर कोई एडवर्टीजमेंट दी गई है लेकिन कस्टमर ने अभी कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में जिस टाइम पर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो उस टाइम पर जो एडवर्टीजमेंट दी गई थी, जिस टाइम पर कस्टमर को मैसेज कन्वे किया गया था, वो स्लोगन या वो इंफॉर्मेशन कस्टमर को रिमाइंड रहती है, देन उस टाइम पर वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। इट मीन्स कम्युनिकेशन इफेक्ट अप्रोच का इफेक्ट आपके पास फ्यूचर में भी होता है। इट मीन्स इसका जो इफेक्ट है वो आपके पास प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में दोनों में होता है। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्यूएट करने के लिए हम दोनों तरह की अप्रोच को यूज कर सकते हैं और ये माना जाता है कि दोनों ही मेथड के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्यूएट करने के लिए हमें दोनों को बेस लेकर के चलना चाहिए। इट मीन सेल को इंक्रीज करना भी हमारा टारगेट होना चाहिए और साथ के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस को मैसेज डिलीवर करना भी हमारा टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने के आपके पास तीन तरह के मेथड्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्री टेस्टिंग मेथड, सेकंड इज पोस्ट टेस्टिंग मेथड एंड लास्ट वन इज कॉन्करेंट टेस्टिंग मेथड। First topic is pre-testing method. Pre-testing follows the universal law. Prevention is better than cure. Pre-testing is done prior to the launching of the full advertisement campaign and incurred major expenses on advertising efforts. Basically pre-testing का मतलब कि पूरे मार्केट एरिया में एडवर्टाइजिंग को अप्लाई करने से पहले उसकी टेस्टिंग करने से होता है। इसमें ये माना जाता है कि जो भी एडवर्टाइजिंग कॉपी हमने बनानी है या जिस मीडिया की सिलेक्शन करनी है, जो मीडिया शेड्यूलिंग की जानी है, उसके बारे में पहले से ही टेस्टिंग कर ली जाती है। अगर हम इसके बारे में पहले से टेस्टिंग कर लेते हैं तो
तो एरर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इट मीन्स उसको टाइम पर ही कंट्रोल कर लिया जाता है ताकि वो वीक पॉइंट ना हो, वो एरर्स ना हो, ताकि एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है वो आपका सही अमाउंट स्पेंड किया जाए। इट मीन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स ना हो सके। Basically, main purpose of pre-testing is to select the best copy, appeal, headlines, matter, slogan, illustration and media. Basically, पहले जो pre-testing की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि एडवर्टाइजिंग कॉपी आपकी बेटर वे से तैयार की जा सके, जो मीडिया की सिलेक्शन की जानी है, जो मीडिया शेड्यूलिंग करनी है, उसमें किसी भी तरह की कोई एरर एराइज ना हो। तो डिफरेंट तरह के प्री टेस्टिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कंज्यूमर ज्यूरी मेथड। बेसिकली इस मेथड के अंदर एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम कुछ सिलेक्टेड कंज्यूमर्स के एक पैनल को सिलेक्ट करते हैं। इट मीन्स कुछ कंज्यूमर्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनके एक पैनल को सिलेक्ट किया जाता है और उस पैनल को डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। इट मीन्स उनकी डिफरेंट बैकग्राउंड्स होती है, डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिस पैनल को सिलेक्ट किया जाता है। ये जो मेंबर्स होते हैं इसी को हम ज्यूरी मेंबर्स का नाम देते हैं। इन्हीं के जजमेंट के बेसिस पर हम ये सिलेक्ट करते हैं कि बेस्ट एडवर्टीजमेंट कैसे दी जा सकती है। इट मीन्स कौन सी एडवर्टीजमेंट ऐसी है जो कि आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। इट मीन्स टोटली जजमेंट के बेसिस पर ही हम डिफरेंट एडवर्टीजमेंट में से बेस्ट एडवर्टीजमेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम दो तरह के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ मेरिट टेस्ट एंड सेकेंड वन इज पेयर्ड कंपेरिजन टेस्ट। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मेरिट टेस्ट के अंदर जो ज्यूरी मेंबर्स होते हैं उनको डिफरेंट तरह की एड्स प्रोवाइड की जाती हैं और उनको उन्हीं डिफरेंट एड्स के बेसिस पर रैंकिंग करने के लिए कहा जाता है। इट मीन जो बेस्ट एडवर्टीजमेंट होती है उसको फर्स्ट रैंक देने के लिए कहा जाता है और जो सबसे वर्स्ट एड कॉपी होती है उसको लास्ट रैंक देने के लिए कहा जाता है। और इसी के बेसिस पर हर इंडिविजुअल को एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग उन एड कॉपीज़ के बारे में रैंकिंग देने को कहा जाता है और उन्हीं के जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हीं को आपस में कंपेयर करके उनको कंबाइन करके एक एवरेज निकाल ली जाती है और जिसके रैंक सबसे हायर आते हैं उसके उन्हीं एवरेज बेसिस पर जो एवरेज बेसिस पर रैंक आते हैं उन्हीं हायर रैंक को सिलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज पेयर कंपैरिजन टेस्ट। बेसिकली इस मेथड के अंदर हम सारी एड कॉपीज को कस्टमर को एक साथ नहीं दिखाते बल्कि उस पैनल को हम 1 बाय 1 बेसिस पर एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। इट मीन्स एट ए टाइम पर उन्हें सिर्फ 2 एड कॉपीज दिखाई जाती हैं और उन दोनों में से किसी बेटर एड कॉपी को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है और फिर उसके बाद किसी अदर जो एड्स हैं उनको दिखाया जाता है और उनको भी उसी एड के साथ कंपेयर करने के लिए बोला जाता है और उसे कंपैरिजन करने के बाद वो हमें ये बताते हैं कि कौन सी एड कॉपी ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 तरह की एड कॉपीज का प्रपोजल है तो उन तीनों को आपस में कंपेयर करके देखा जाता है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 तरह के प्रपोजल हैं तो ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और सी को ए के साथ, इन तीनों के आपस में कंपैरेटिव स्टडी करके देखा जाता है। इट मीन्स तीनों के अंदर एक साथ कंपैरिजन करके देखा जाता है और उसके बेसिस पर जो रिजल्ट्स हमारे पास मैक्सिमम आते हैं उस एड कॉपी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट टेस्ट। बेसिकली एडवर्टीजमेंट टेस्ट उस टाइम पर किया जाता है जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट कॉपी को डेवलप किया जाता है। एड कॉपी को तैयार करने के लिए हमें डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करना पड़ता है, लाइक उसकी हेडलाइंस, विजुअल, कलर्स, लेआउट को सिलेक्ट करना जरूरी होता है। उसके लिए हम डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से जिन इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया गया है उन्हें इन्हीं में से एप्रोप्रिएट हेडलाइंस, विजुअल या कलर्स और लेआउट को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चनियर तैयार किया जाता है और उसके बेसिस पर जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उन्हीं के रिस्पॉन्स के बेसिस पर बेस्ट हेडलाइन, विजुअल एंड कलर्स को सिलेक्ट करके एडवर्टाइजिंग को फाइनलाइज किया जाता है। इट मीन्स उन्हीं के रिस्पॉन्स के बेसिस पर एड कॉपी को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज ट्रायल एरिया टेस्ट। बेसिकली एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए मार्केट में एडवर्टाइजिंग को लॉन्च करने से पहले हम 2 सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें एक सिटी आपके पास टेस्ट सिटी होती है और दूसरी सिटी आपके पास कंट्रोल सिटी होती है। दोनों सिटीज़ आपके पास इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन जो टेस्ट सिटी होती है वहाँ पर एडवर्टीजमेंट को लॉन्च किया जाता है और जो कंट्रोल सिटी होती है वहाँ पर किसी तरह की एडवर्टीजमेंट को लॉन्च नहीं किया जाता। अगर टेस्ट सिटी के अंदर कंट्रोल सिटी के कंपैरिजन में सेल इंक्रीज हो जाती है तो जो सेल इंक्रीज हुई है उसे ये माना जाता है कि एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर ही सेल इंक्रीज हुई होगी। इट मीन्स अगर टेस्ट सिटी के अंदर सेल इंक्रीज हुई है और वह कंट्रोल सिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी गई है वो आपके लिए इफेक्टिव रही।
देन नेक्स्ट मेथड इज ट्रेलर टेस्ट। ट्रेलर टेस्ट के अंदर कंपनी एक डिस्प्ले ऑर्गेनाइज करती है जिसमें एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को इनवाइट किया जाता है और उन्होंने कुछ डिस्काउंट कूपन्स ऑफर किए जाते हैं और साथ के साथ इस ग्रुप को प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी दी जाती है। इसी तरह फिर एक सेकंड ग्रुप को इनवाइट किया जाता है, कस्टमर के एक सेकंड ग्रुप को इनवाइट किया जाता है, उन्हें भी कुछ डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट कूपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये डिस्काउंट कूपन्स के रेट सेम वही होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप को ऑफर किए गए थे, लेकिन इस तरह के ग्रुप को किसी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं दी जाती। और दोनों ग्रुप्स को जो डिस्काउंट कूपन्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस रख दिया जाता है। इट मींस एक स्पेसिफिक स्टैंप लगा दी जाती है जिससे कि पहले वाले कूपन, फर्स्ट ग्रुप को जो कूपन दिए गए हैं और जो सेकंड ग्रुप को डिस्काउंट कूपन दिए गए हैं उसे डिफरेंशिएट किया जा सके। तो इसके बेसिस पर फ्यूचर में जो सेल होती है, इट मीन जितने डिस्काउंट कूपन हमारे पास आते हैं उनको आपस में कंपेयर करके ये देखा जाता है कि क्या जो फर्स्ट ग्रुप है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट दी गई है उसकी सेल सेकंड वाले ग्रुप से ज़्यादा हुई है। अगर फर्स्ट वाले ग्रुप की सेल सेकंड वाले ग्रुप के कंपैरिजन में सेल ज़्यादा होती है तो ये माना जाता है कि जो सेल इंक्रीज हुई है वो एडवर्टीजमेंट के कारण सेल इंक्रीज हुई है। इट मीन्स वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट दी गई है वो आपके लिए इफेक्टिव रही। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आई मूवमेंट कैमरा टेस्ट। बेसिकली ये मेथड आउटडोर एडवर्टाइजिंग को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड के अंदर नियॉन साइन बोर्ड के पास ही कुछ कैमरास फिक्स कर दिए जाते हैं। इट मीन्स वहाँ पर एक कैमरा फिक्स कर दिया जाता है जो कि आने वाले जो वहाँ से उस एरिया से जो पर्सन आ जा रहे हैं उनकी आई मूवमेंट को रिकॉर्ड करता रहता है और ये चेक करके देखता है कि उनकी उन कस्टमर्स की या जो पर्सन की आई मूवमेंट क्या हो रही है। इट मीन्स उसे उनकी इंटरेस्ट और अटेंशन को जज करने के लिए वो आई मूवमेंट को जज करता है, जिसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि जो साइन बोर्ड है उसके किस एरिया पर कस्टमर की अटेंशन जाती है और किस एरिया के ऊपर उनकी अटेंशन नहीं जाती। तो जिन एरिया के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता, इट मीन जो एरिया उनके लिए आई कैचिंग नहीं है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उसे रीडिज़ाइन किया जाए ताकि कस्टमर्स का उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाए। इट मीन्स वो पॉइंट भी आपके लिए आई कैचिंग बन सके। लेकिन ये मेथड आपके लिए बहुत ही कॉस्टली मेथड होता है और इंडिया में इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेल मेथड। डायरेक्ट मेल मेथड को ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, उसमें से कुछ रैंडम पर्सनस को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बेसिस पर एक एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार करके उन पर्सनस के पास, उन कस्टमर्स के पास उस एड कॉपी को भेजा जाता है और साथ के साथ उनके पास एक फॉर्म भी फिलअप करके एक फॉर्म भी भेजा जाता है जिसके एक ऑर्डर फॉर्म भेजा जाता है कि कस्टमर से ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस टाइम पर वो एड कॉपी को पढ़ेंगे तो उस टाइम पर वो पर्सन किसी भी तरह से वो गुड्स को परचेज कर ले। इट मीन्स जो एड कॉपी भेजी जाती है, जो उनके पास ऑर्डर फॉर्म भेजा जाता है, उनकी तरफ से जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं उसके बेसिस पर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी जो एड कॉपी है वो कितनी इफेक्टिव रही। बेसिकली इसके बेसिस पर एक बेस्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी की सिलेक्शन करने में भी हमें हेल्प मिलती है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एड कॉपी की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उसे भी हम डायरेक्ट मेल टेस्टिंग के बेसिस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स किसी भी कस्टमर के पास, जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं आपके पास, उन कस्टमर्स के पास डिफरेंट तरह की एड कॉपीज भेजी जाती हैं और उन्हें डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में ऑर्डर फॉर्म की फॉर्म में भेजा जाता है और जितने रिस्पॉन्स हमारे पास आते हैं, एड कॉपीज की जितने रिस्पॉन्सेज आते हैं, जितने ऑर्डर्स आते हैं, उनके बेसिस पर हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सी एड कॉपी के थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, परचेजिंग ऑर्डर्स मिले हैं और जिसके थ्रू हमें ज़्यादा परचेजिंग ऑर्डर्स मिले हैं, इट मीन्स वो एडवर्टाइजिंग कॉपी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। नेक्स्ट मेथड इज इन होम प्रोजेक्शन मेथड। इट मीन्स इस मेथड के अकॉर्डिंगली कि कस्टमर्स के घर पर ही एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है और उसके बेसिस पर एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। इसमें एडवर्टीजमेंट दिखाने से पहले और पहले ही कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इट मीन्स उनसे क्वेश्चनिंग करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसके बाद उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं उसमें हम वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ईजिली जज कर सकते हैं। और जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार की जाती है, एडवर्टीजमेंट कॉपी करते हुए उसकी जो वीक पॉइंट्स है उसको उसके अंदर करेक्टिव एक्शन करके हम ऑल ओवर पूरी मार्केट के अंदर उस एडवर्टीजमेंट को लॉन्च कर देते हैं। इट मीन्स इसके अंदर घर पर ही जो कस्टमर्स हैं उनके होम पर ही एक प्रोजेक्टर सिस्टम लगा दिया जाता है जिसके बेसिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर की फॉर्म में उनसे एड कॉपी देने से पहले, इट मीन्स एडवर्टीजमेंट देने से पहले और एडवर्टीजमेंट देने के बाद हम उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं और उन क्वेश्चनिंग के बेसिस पर ही हम ये जज कर सकते हैं कि हमारी एड कॉपी की इफेक्टिवनेस क्या रही है। इट मीन्स उसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या उसके अंदर वीक पॉइंट है। जो भी वीक पॉइंट होते हैं उसे मॉडिफाई करके पूरे मार्केट एरिया के अंदर उस एडवर्टीजमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीकास्ट टेस्ट। टेलीकास्ट जो टेस्टिंग होती है वो बेसिकली टीवी प्रोग्राम के टाइम पर आपके पास आती है। जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर ही इन एडवर्टीजमेंट को दिखाया जाता है। और एक बार एडवर्टीजमेंट देने के बाद कुछ डेज के बाद उन्हीं रिस्पॉन्डेंट से हम कुछ रिस्पॉन्स लेते हैं, एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पर उनके रिस्पॉन्स लिए जाते हैं और इसी के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग कॉपी के वीक पॉइंट्स को भी फाइंड आउट किया जाता है। और अगर इसके अंदर कोई भी हमें वीक पॉइंट मिलता है तो उसके बेसिस पर उन वीक पॉइंट को मॉडिफाई करके पूरे मार्केट एरिया के अंदर उस एडवर्टीजमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज थिएटर। बेसिकली प्री टेस्टिंग का ये मेथड आपके पास ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर कवर होता है। इसके अंदर कुछ आपके पास जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं उन्हें थिएटर प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जाता है और इस प्रोग्राम के लिए उन्हें फ्री टिकट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं और उन्हें क्वेश्चनियर भी प्रोवाइड किया जाता है जिसे कि उन्होंने फिल करना होता है। इट मीन्स प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही रिस्पॉन्डेंट को एक क्वेश्चनियर फिल करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद थिएटर प्रोग्राम के अंदर एडवर्टाइजर प्रॉपर अपने प्रोडक्ट की एक एडवर्टीजमेंट दिखाता है और जिस टाइम पे एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम दिखा दिया जाता है तो इस एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के बाद उन्हें एक और क्वेश्चनियर दिया जाता है और उस क्वेश्चनियर को भी उन्हें फिल करना होता है। देन एडवर्टीजमेंट देने से पहले, इट मीन थिएटर प्रोग्राम देने से पहले जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया और जो थिएटर प्रोग्राम देने के बाद जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं उनको आपस में कंपेयर करके एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करके देखा जाता है। देन नेक्स्ट मेथड इज मैकेनिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट के अंदर कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। इसके लिए गैल्वेनोमीटर टेस्ट, प्यूपिलोमीटर टेस्ट और आपके पास स्टेथोस्कोप टेस्ट को यूज़ करके हम एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर टेस्ट के अंदर बेसिकली जो टेस्टिंग की जाती है उसमें कस्टमर्स के इमोशंस को जज किया जाता है। इट मीन्स उनके जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है तो एडवर्टीजमेंट दिखाने से उन कस्टमर्स के इमोशंस के अंदर किस तरह का चेंज आया है इसे चेक करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर टेस्ट को यूज़ करते हैं। इट मीन्स इसे चेक करने के लिए हम उसके हैंड के ऊपर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और उसे अटैच कर दिया जाता है और उसके बेसिस पर उनके इमोशंस को चेक किया जाता है, उनके पेस्पिरेशन रेट को चेक किया जाता है और वह ये जो पेस्पिरेशन रेट के बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि उनके इमोशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके बेसिस पर हम एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। पिप्लोमीटर, सेकंड पॉइंट इज पिप्लोमीटर टेस्ट। बेसिकली इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट देने से एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट व्यूअर्स के ऊपर क्या पड़ा। इट मीन्स जिस टाइम पे एडवर्टीजमेंट दी जाती है उससे व्यूअर्स की जो आइज़ हैं उसकी प्यूपल्स कभी एक्सपैंड हो जाती है और कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसमें जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है उस टाइम पर उनकी जो आइज़ हैं वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं या एकदम एक्सपैंड हो जाती हैं। अगर उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, एडवर्टीजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है, देन उस टाइम पर उनकी जो आइज़ की जो प्यूपल्स होती हैं वो आपकी एक्सपैंड हो जाती हैं। और वहीं पर अगर उन्हें एडवर्टीजमेंट पसंद नहीं आती देन उनकी वही प्यूपल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसके बेसिस पर हम एड की इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं। एंड टेचोस्कोप के बेसिस पर हम जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं उस एडवर्टीजमेंट को एक फिल्म प्रोजेक्टर की फॉर्म में दिखाया जाता है। ये एक तरह का फिल्म प्रोजेक्टर होता है जिसमें जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है उसको उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करके हम एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। लाइक जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है उससे पहले बहुत ही फास्ट मोशन में दिखाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है उसको कम कर दिया जाता है। इट मीन्स उसी एडवर्टीजमेंट को स्लो मोशन में दिखाया जाता है। और जिस पॉइंट के ऊपर हमें लगता है कि कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा मैसेज ईजिली कन्वे हो पा रहा है, इट मीन्स जितनी जल्दी उसे कस्टमर्स को वो एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट कर पा रही है उस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स शुरू में तो उसका जो मोशन है उसे बहुत ही ज़्यादा फास्ट रखा जाता है और इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के मोशन को फास्ट रखा जाता है कि उस फिल्म को जज कर पाना आपके लिए बहुत टेक्निकल होता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है उसे कम कर दिया जाता है। इट मीन्स उसी एडवर्टीजमेंट को स्लो मोशन में प्रेजेंट किया जाता है जिससे एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्ट क्या है, इट मीन्स जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया जा रहा है वो प्रोडक्ट क्या है, वो ब्रांड कैसा है, उसे जज करना आपके लिए ईजी होता है। और इस तरह से एडवर्टीजमेंट दी जाती है जिससे कि एक बार में देखने पर कस्टमर उस प्रोडक्ट को पहचानना शुरू कर देता है। और अगर जो एडवर्टीजमेंट दी गई है उसे कस्टमर जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, इट मीन्स जितनी जल्दी हमारे प्रोडक्ट को पहचानना शुरू कर देता है, हम ये मानते हैं कि हमारी एडवर्टीजमेंट उतनी ज़्यादा इफेक्टिव रही। और जितना देर से उस हमारे प्रोडक्ट को पहचानता है, इट मीन्स हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो उतनी कम इफेक्टिव रही। तो इनके बेसिस पर हम प्री टेस्टिंग मैथड्स को यूज़ करके एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट मेथड इज पोस्ट टेस्टिंग मेथड। बेसिकली जो पोस्ट टेस्टिंग मेथड्स हैं वो आपके पास वो मेथड्स होते हैं जो एडवर्टीजमेंट देने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। द इवेल्यूशन आफ्टर द एड्स हैव बीन रन इन द मीडिया कॉल्ड पोस्ट टेस्ट इवेल्यूशन। पोस्ट टेस्टिंग इज इलेबोरेट, एक्सपेंसिव एंड इज मोर रियलिस्टिक since ads are tested in real life setting. Post testing guides us to future advertising strategy. बेसिकली जो ये पोस्ट टेस्टिंग एडवर्टीजमेंट होती हैं ये एडवर्टीजमेंट तब दी जाती हैं जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट को पूरी तरह से मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। बेसिकली ये जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं ये आपके लिए ज़्यादा रियलिस्टिक मानी जाती हैं क्योंकि इस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जा चुकी हैं, तो रियल लाइफ सेटिंग्स के ऊपर इस पर टेस्टिंग की जाती है और इसके ऊपर जो टेस्टिंग की जाती है उसका मेन पर्पज फ्यूचर में दी जाने वाली एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज को बनाना होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप आपके पास जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज मेथड यूज डिफरेंट पोस्ट टेस्टिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है उसमें फर्स्ट स्टेप आपके पास रिकॉग्निशन टेस्ट। बेसिकली इस रिकॉग्निशन टेस्ट को रीडरशिप या व्यूअरशिप टेस्ट का नाम भी दिया जाता है। इसमें रिकॉग्निशन टेस्ट का मतलब है आपके पास कि इसके अंदर रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिफाइंग समथिंग एज हैविंग बीन सम बिफोर सीन बिफोर। इट मीन्स इसके अंदर इसका मतलब होता है कि उनसे कस्टमर से ये पूछा जाता है कि आपने इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को पहले कभी देखा है या कभी आपने कुछ सुना है। तो जो सिलेक्टेड पर्सन्स को एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है उन्हीं से ये पूछा जाता है कि आपने इस एडवर्टीजमेंट को पहले कभी देखा है या सुना है। अगर उनकी तरफ से आंसर येस में आता है देन हम ये मान करके चलते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके लिए इफेक्टिव रही है। बट इसके ऊपर जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है उसी के बेसिस पर ही हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोगों ने उस एडवर्टीजमेंट को सुना है और जितने लोगों ने इस एडवर्टीजमेंट को सुना है और जितने पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है उसी के बेसिस पर हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं रीडर पर रुपी के लिए परसेंट नोटेड इनटू मीडियाज टोटल रीडर डिवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। इस मेथड के बेसिस पर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव रही या नहीं रही, लेकिन इसके बेसिस पर हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाते क्योंकि जिस टाइम पर हम कस्टमर से रिस्पॉन्डेंट से रिव्यूज़ लेते हैं तो उसके बेसिस पर हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पर जिस पर्सन को हमने सिलेक्ट किया है वो उस एडवर्टीजमेंट को ना रिकॉग्नाइज करता हो लेकिन तब भी वो रिस्पॉन्स जो है वो येस में दे दे, तो उस केस में हमें करेक्ट आंसर नहीं मिल पाते और अगर हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलते देन उसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को जो जज किया जाता है वो भी आपके पास इनकरेक्ट हो जाती है। देन सेकेंड मैथड इज गैलप एंड रॉबिन्सन टेस्ट। बेसिकली जो गैलप एंड रॉबिन्सन आपके पास टेस्टिंग है वो बेसिकली एक कमर्शियल रिसर्च है जिसके बेसिस पर हम रिकॉल टेस्ट को लेकर के चलते हैं कि इट मीन्स एडवर्टीजमेंट के अंदर हम रिकॉल टेस्टिंग को लेकर चलते हैं। इसके अंदर ये देखा जाता है कि बेसिकली इसके अंदर कुछ जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं जिन पर्सन को सिलेक्ट किया गया है उन्हें एक मैगजीन कवर दिखाया जाता है और उनसे ये पूछा जाता है कि आपने क्या इस एडवर्टाइजिंग को आपने कभी इस मैगजीन को कभी आपने रीड किया है। अगर उनकी तरफ से आंसर यस में आता है तो उस टाइम पर उस मैगजीन में कोई भी एक आर्टिकल या किसी भी एक डिस्क्रिप्शन के बारे में उनसे पूछ लिया जाता है कि उन्होंने पर्टिकुलर ये आर्टिकल पढ़ा है और अगर उन्हें डिफरेंट तरह की कॉपीज दिखाई जाती हैं, डिफरेंट तरह की एड कॉपीज या डिफरेंट तरह के ब्रांड की एड कॉपीज दिखाई जाती है और उनमें से पर्टिकुलर ये पूछा जाता है कि इनमें से किस एड कॉपी को आपने इस मैगजीन के अंदर देखा है। अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंट उस एडवर्टीजमेंट के बारे में बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स करता है, इट मीन्स उस एडवर्टाइजर की एडवर्टाइजिंग का प्रॉपर नेम ले ले या उससे जो जो आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में उन्हें रिकॉल करने के लिए कहा जाए, लाइक उस प्रोडक्ट का स्लोगन क्या था, उस प्रोडक्ट के बारे में उस एडवर्टीजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाए, उसका स्लोगन क्या है या उसके अंदर किस तरह की अपील को यूज़ किया जाता है किया गया था या उसमें किस तरह की पिक्चर्स को यूज़ किया गया, उन सारे रिस्पॉन्स को पूछा जाता है। अगर वो सारे के सारे रिस्पॉन्स हमारे पास पॉजिटिव वे से आते हैं देन ये माना जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग दी गई वो आपके लिए इफेक्टिव रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन टेस्ट। बेसिकली जो आपके पास एसोसिएशन टेस्ट होता है उसमें कोई एक क्लू दिया जाता है ऑडियंस को। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट दिखाई गई है उस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग कोई क्लू, कोई आइडिया या स्लोगन दिया जाता है रिस्पॉन्डेंट को और उसे ये कहा जाता है कि इससे रिलेट करके ये बताया जाए कि ये किस ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट है या किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अगर वो कस्टमर उस स्लोगन के बेसिस पर, उस क्लू के बेसिस पर ये जज कर लेते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट किस ब्रांड नेम का है या किस एडवर्टाइजर या किस इंस्टीट्यूशन का है, देन हम ये मानते हैं कि ये जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके पास इफेक्टिव रही। लाइक आई एम लविंग इट, सिर्फ एक क्लू दिया गया, उसके बेसिस पर अगर कोई ये बता देता है कि ये जो आपके पास स्लोगन दिया गया है वो मैकडॉनल्ड से रिलेटेड है तो हम ये मान लेते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके लिए इफेक्टिव रही है।
देन नेक्स्ट मेथड इज सेल्स रिजल्ट टेस्ट। इट मीन्स इस टेस्टिंग में एडवर्टीजमेंट देने से पहले की सेल और एडवर्टीजमेंट देने के बाद की सेल को आपस में कंपेयर करके देखा जाता है। अगर एडवर्टीजमेंट देने के बाद सेल इंक्रीज होती है तो ये माना जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस किए गए हैं वो आपके जस्टिफाइड है और एडवर्टीजमेंट आपकी इफेक्टिव मानी जाती है। नेक्स्ट मेथड इज स्प्लिट रन टेस्ट। इट मीन्स नाम से क्लियर होता है कि इसके अंदर एडवर्टाइजर 2 एडवर्टाइजिंग कॉपीज को प्रिपेयर करता है। इट मीन्स ऑल ओवर जो उसके लिए मीडिया सेम सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसी मीडिया पर एक एडवर्टीजमेंट के लिए 50% एरिया लिया जाता है और दूसरी एडवर्टीजमेंट कॉपी के लिए 50% एरिया को सिलेक्ट किया जाता है। और दोनों तरह की एडवर्टीजमेंट कॉपी में कुछ कूपन्स लगा दिए जाते हैं और उन कूपन्स के बेसिस पर जो हमारे पास परचेजिंग ऑर्डर्स आते हैं तो उसके बेसिस पर यह अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि जिन कूपन्स के बेसिस पर, जिस एडवर्टाइजिंग कॉपी के बेसिस पर हमारे पास परचेजिंग ऑर्डर आए हैं, इट मीन्स वो एडवर्टाइजिंग कॉपी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रही है। नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल टेस्ट। बेसिकली एडवर्टाइजिंग अपील की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम इस रेटिंग स्केल टेस्ट को भी यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली एक कस्टमर्स के रिएक्शंस को चेक किया जाता है कि पर्टिकुलर एडवर्टाइजर के थ्रू जो अपील दी गई है उसमें रिस्पॉन्डेंट का क्या रिएक्शन रहा, वो रिस्पॉन्डेंट उस अपील को लेकर के एग्री हैं या डिसएग्री हैं। इट मीन्स उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एक रेटिंग स्केल फिक्स किया जाता है कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट से कंप्लीटेड एग्री करते हैं, समवट एग्री हैं, स्लाइटली एग्री हैं, स्लाइटली डिसएग्री हैं, समवट डिसएग्री या कंप्लीटली डिसएग्री। डिफरेंट तरह की रेटिंग्स दे दी जाती है। अगर इन रिस्पांस के बेसिस पर मैक्सिमम रिस्पोंडेंट की जो चॉइस आती है वो मोस्ट रिस्पोंडेंट जो है वो एग्री करते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग अपील से, देन एडवर्टाइजिंग अपील को इफेक्टिव माना जाता है। बट अगर हमें उसके रिस्पॉन्स फेवरेबल नहीं मिलते देन उस एडवर्टाइजिंग अपील को चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डे आफ्टर रिकॉल टेस्ट। डे आफ्टर रिकॉल टेस्ट मीन्स एक बार एडवर्टीजमेंट देने के बाद नेक्स्ट डे उसमें या कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड पर्सन से हम एक दिन के बाद दोबारा से उसे रिकॉल टेस्ट करवाया जाता है। इट मीन्स उनसे उन्हीं एड्स के बारे में दोबारा से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अगर वो उसके बारे में, हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, एडवर्टीजमेंट के स्लोगन के बारे में, या एडवर्टीजमेंट के अंदर जो मॉडल नेम यूज़ किया गया या प्रोडक्ट का नेम क्या था या एडवर्टीजमेंट का टाइटल क्या था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास करेक्ट आती है तो ये माना जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी गई है वो हमारे लिए इफेक्टिव रहती है। इट मीन्स ये जो आपके पास टेस्टिंग यूज़ की जाती है ये आपके पास विदाउट क्लू या विद क्लू भी हो सकती है। बट अगर इसकी तरह से हमारे पास रिस्पॉन्स पॉजिटिव आते हैं, इट मीन्स जो हमने एक दिन पहले एडवर्टीजमेंट दी है तो उस एडवर्टीजमेंट के बारे में अगर हमारे पास आज की डेट में रिस्पॉन्स करेक्ट आते हैं, इट मीन्स उसे कस्टमर्स हमें वो जो रिस्पॉन्डेंट है वो हमें ब्रांड नेम, एडवर्टाइजिंग स्लोगन या प्रोडक्ट के नेम के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट बता देता है, तो ये माना जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारे लिए इफेक्टिव रही। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्वायरी टेस्ट। इंक्वायरी टेस्ट में बेसिकली एडवर्टाइजिंग कॉपी एक बार दिखाने के बाद उसमें एडवर्टाइज़र इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं देन आप एडवर्टाइज़र को पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर, पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा जाता है। अगर उस टाइम पर उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद मैक्सिमम जितने ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट का हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, इट मीन्स जितने ज़्यादा पर्सन एडवर्टाइजर के कांटेक्ट में आते हैं उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग आपकी इफेक्टिव मानी जाती है। इस तरह की एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर प्रॉपर्टी सेल करते हुए दी जाती हैं। इट मीन्स एक ऐड में ये बता दिया जाता है कि प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी को अगर आपने परचेज करना है देन आप इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस एडवर्टाइजर का उस टाइम पर टेलीफोन नंबर या उसका एड्रेस सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है। तो उस टाइम पर जितने ज़्यादा पर्सन एडवर्टाइजर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं ये एडवर्टीजमेंट उतनी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। एंड लास्ट वन इज पोर्टफोलियो टेस्ट। पोर्टफोलियो टेस्ट में रिस्पोंडेंट को एडवर्टाइजिंग कॉपी का एक पोर्टफोलियो दिया जाता है जिसमें हमारी एडवर्टाइजिंग कॉपी भी होती है और उसके साथ कुछ डमी एडवर्टीजमेंट कॉपीज भी होती हैं। इट मीन्स एक्चुअल एड कॉपी के साथ कुछ डमी एडवर्टीजमेंट कॉपी दे दी जाती है और रिस्पोंडेंट को ये कहा जाता है कि इन सारी एडवर्टीजमेंट कॉपीज में से एक्चुअल एड कॉपी को आइडेंटिफाई किया जाए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पोंडेंट जो है वो एक्चुअल एड कॉपी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन ये माना जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग कॉपी है वो आपके पास इफेक्टिव रही। नेक्स्ट मेथड इज concurrent testing method. Concurrent testing is evaluated throughout the whole advertisement execution process. Tests are conducted while audience is exposed the different type of media. Basically ये testing method आपका उस टाइम पर यूज़ किया जाता है जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम आपका मार्केट में रनिंग नेचर में होता है। इट मीन्स जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट किया जाता है उसी टाइम पर साथ के साथ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस भी चेक की जाती है।
इस मेथड को यूज़ करने का बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें साथ के साथ हमें एडवर्टाइजिंग में जो एरर्स हैं उसके बारे में भी पता चल जाता है, और उसकी एरर्स को साथ के साथ रेक्टिफाई करने से एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज किया जा सकता है। बेसिकली इस मेथड के अंदर हम डिफरेंट तरह के सर्वे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टेलीफोनिक सर्वे। टेलीफोनिक सर्वे में हम कुछ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं जिनसे टेलीफोनिकली उनके साथ कॉन्टेक्ट किया जाता है और एडवर्टाइजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि उन्हें एडवर्टीजमेंट कैसी लगी, देन उनका एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स है, और उन्हें उसके अंदर दिए गए मैसेज के रिगार्डिंग सारे एस्पेक्ट क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट मेथड इज इंटरव्यू टेस्ट। इंटरव्यू टेस्ट के अंदर बेसिकली कुछ पर्सन से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली ये मेथड आपका पीओपी एडवर्टाइजिंग के टाइम पर यूज़ किया जाता है, जिस टाइम पर कुछ पर्सन्स हमारे रिटेल आउटलेट पर विजिट करते हैं उस टाइम पर पीओपी एडवर्टाइजिंग के टाइम पर उनसे एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट वन इज पासेस बाय काउंट टेस्ट। बेसिकली ये मेथड आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग के टाइम पर यूज़ होता है। इस टाइम पर यह ऑब्जर्व किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन ने हमारे साइन बोर्ड को ऑब्जर्व किया है। तो जितने लार्ज नंबर ऑफ पर्सन हमारे साइन बोर्ड को ऑब्जर्व करते हैं वो ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज कस्टमर डायरी टेस्ट। बेसिकली इसमें कुछ सिलेक्टेड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को डायरीज दी जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हमारी एडवर्टीजमेंट के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएं, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारी एडवर्टीजमेंट के अंदर कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, देन कौन से वीक पॉइंट है। उसके बेसिस पर हम एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज मैकेनिकल टेस्ट। बेसिकली इसके अंदर कुछ मैकेनिकल टेस्टिंग के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है, लाइक प्यूप्लोमीटर टेस्ट या टेचिस्कोप टेस्ट के बेसिस पर इसकी जो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस है उसे इवेल्युएट किया जाता है। टॉपिक इज प्री टेस्टिंग वर्सेस पोस्ट टेस्टिंग मेथड। बेसिकली प्री टेस्टिंग मेथड में एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को मार्केट में पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने से पहले ही चेक कर लिया जाता है, बट पोस्ट टेस्टिंग मेथड के अंदर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को मार्केट में पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है। तो दोनों ही मेथड के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। देन एडवांटेज ऑफ प्री टेस्टिंग मेथड ओवर पोस्ट टेस्टिंग मेथड आर, फर्स्ट पॉइंट इज लेस कॉस्ट। ये मेथड आपके पास प्री टेस्टिंग मेथड आपके लिए लेस कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट को पूरी मार्केट के अंदर, पूरे मार्केट एरिया में रन करने से पहले उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लेस टाइम। बेसिकली इसमें जब एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है तो उसमें ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट वन इज टाइमली करेक्टिव एक्शन। इसमें प्री टेस्टिंग के टाइम पर पहले ही एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को पूरी तरह से मार्केट में इंप्लीमेंट करने से पहले ही उसके वीक पॉइंट के बारे में पता चल जाता है और टाइमली उसके अंदर करेक्टिव एक्शन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सुटेबल फॉर सिलेक्टिंग बेस्ट एड कॉपी। बेसिकली इस मेथड के थ्रू बेस्ट एड कॉपी को सिलेक्ट करने के लिए भी ये मेथड आपके लिए सुटेबल रहता है। नेक्स्ट वन इज प्रेफर्ड व्हेन एड कंपेन इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम इस टाइप का लॉन्च किया जाना है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आती है तो उस केस में भी प्री टेस्टिंग मेथड आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। एंड लास्ट वन इज न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट एरिया। अगर नए प्रोडक्ट या नए मार्केट एरिया के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है जहाँ पर अनसर्टेनिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी प्री टेस्टिंग मेथड आपके लिए ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। Then next one is advantage of post testing method over pre testing method. It means post testing method हमारा pre testing के कंपैरिजन में कहाँ पर बेनिफिशियल रहता है। फर्स्ट पॉइंट इज मोर एक्यूरेट। बेसिकली पोस्ट टेस्टिंग मेथड हमें ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट देते हैं। ये हमें जो रिजल्ट देते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली जो टेस्टिंग की जाती है वो टोटल मार्केट एरिया में एडवर्टीजमेंट देने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। सेकेंड वन इज मार्केट एरिया स्मॉल। पोस्ट टेस्टिंग मेथड आपके लिए प्री टेस्टिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिशियल तब रहता है जब हमारे पास टोटल मार्केट एरिया का साइज बहुत स्मॉल होता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन्वॉल्व लेस कॉस्ट। जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के अंदर कॉस्ट जो वो कम इन्वॉल्व होती है वहाँ पर भी पोस्ट टेस्टिंग मेथड आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड और नॉट। ये उस जगह पर भी आपके पास पोस्ट टेस्टिंग मेथड आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफिकल्टीज इन इवेल्यूटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। बेसिकली जब एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्यूट किया जाता है तो उस टाइम पर डिफरेंट तरह की डिफिकल्टीज को भी हमें फेस करना पड़ता है। जिससे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास एडवर्टाइजिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर इफेक्टिंग सेल। इट मीन्स बेसिकली ये माना जाता है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही सिर्फ सेल को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली जिस टाइम पर हम सेल की बात करते हैं तो सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग ही हमारे पास फैक्टर नहीं होता जिससे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होती है, बल्कि इसके अलावा भी कई तरह के फैक्टर्स होते हैं
हैं जो जिसकी वजह से सेल इंक्रीज होती है, लाइक प्राइस में अगर चेंज आ जाए, या प्रोडक्ट की फीचर्स, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स, कई तरह के अदर फैक्टर्स होते हैं जिसका इंपैक्ट सेल के ऊपर पड़ता है। इट मीन सिर्फ एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर ही सेल इंक्रीज होती है, इसे कहना बिल्कुल रॉन्ग होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टाइजिंग। बेसिकली जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्यूएट किया जाता है, उस टाइम पर पास्ट एडवर्टीजमेंट के इफेक्ट को अवॉइड कर दिया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि जो हम प्रेजेंट में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट रहा। लेकिन कई बार कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट भी होती हैं जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में जाकर के आता है। इट मीन्स जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी गई उस टाइम पर हो सकता है कि कस्टमर उस एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस तो हुआ, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने के कारण, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने के कारण उस टाइम पर उसने उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। लेकिन फ्यूचर में हमने अपनी तरफ से एक और एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड की, उसके बाद कस्टमर ने जिस टाइम पर प्रोडक्ट परचेज किया तो वो कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को पास्ट में जो एडवर्टीजमेंट दी गई थी उससे इन्फ्लुएंस होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज किया। लेकिन हमें उसके बारे में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें ये लगता है कि जो हमने एट प्रेजेंट जो एडवर्टीजमेंट न्यू वाली दी है उसके बेसिस पर हमें रिस्पॉन्स मिला है। इट मीन्स कई बार हमें एडवर्टीजमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो हमें लॉन्ग रन में जाकर के मिलता है, तो उसे कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि बेसिकली कस्टमर ने प्रेजेंट की एडवर्टीजमेंट या पास्ट की एडवर्टीजमेंट किससे इन्फ्लुएंस होकर के हमें इट मीन्स प्रोडक्ट को परचेज किया, इट मीन्स किससे हमें ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो उसे जज कर पाना हमारे लिए काफ़ी टेक्निकल वर्क होता है। इट मीन्स उसे इवेल्यूएट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। Next one is difficult to evaluate the effectiveness of goodwill advertising. It means basically कई बार हम गुडविल, अपनी कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट देते हैं, कई तरह की सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर ग्रोइंग मोर ट्रीज, आई डोनेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, इनका भी हमारी कंपनी की गुडविल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इस हमारी कंपनी की गुडविल कितनी इंक्रीज़ हुई या गुडविल के इंक्रीज़ होने से हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी इंक्रीज़ हुई, इस तरह की एडवर्टीजमेंट से कितनी सेल इंक्रीज़ हुई, उसे कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन इज एड इफेक्टिवनेस यूजिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इज नॉट सफिशिएंट इन इट्स सेल्फ। बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट को इवेल्यूएट किया जाता है वो अगर हम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर इवेल्यूएट करें तो ये हमारे पास कंप्लीट नहीं होता। हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स को अट्रैक्टिव लगी, उन्हें वो रिमाइंड भी हो, उन्हें पसंद भी आई हो, लेकिन तब भी कस्टमर जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो अगर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते देन उस प्रोडक्ट को हम इफेक्टिव नहीं कह सकते। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग में एक ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ कि हमारे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गए, लेकिन वो सेल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए। इट मीन्स हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाई। तो इट मीन्स हमारी एडवर्टीजमेंट तब इफेक्टिव रहती है जिस टाइम पर वो हमारे दोनों टारगेट को, एडवर्टीजमेंट के दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। इट मीन्स सेल्स ऑब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव दोनों को अचीव कर पाए। इट मीन्स सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। बेसिकली इसके अंदर जो मेथड्स बताए जाते हैं वो आपके पास सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। हमारे पास एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के लिए जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसके अंदर इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमारे पास कई तरह के बेसिस दिए जाते हैं, लाइक ईजी टू रिमेंबर, लाइक एंटरटेनमेंट, परसुएसिव, इंक्रीजिंग सेल, कई तरह के फैक्टर्स दिए जाते हैं। लेकिन इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर हमारे लिए एडवर्टाइजिंग, हमें किसी एक जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो किसी एक बेस पर तो हमें इफेक्टिव लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी और बेस पर हमें वो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव लगे, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं वो लगातार चेंज होती रहती हैं। और इस केस में एडवर्टाइज़र जो है वो एडवर्टाइजिंग को तब इफेक्टिव मानते हैं जब वो सेल को इंक्रीज़ करें, जबकि कुछ एडवर्टाइज़र का मानना ये है कि हमारी एडवर्टाइजिंग तब इफेक्टिव होती है जब हमारी कंपनी की इमेज इंक्रीज हो। और कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मानना यह है कि हमारी एडवर्टाइजिंग वो इफेक्टिव मानी जाती है जो कि मेमोरेबल हो। तो उन सबके बीच में कोई एक बेस सेम नहीं होता, और उन सबके बीच में बेस सेम ना होने की वजह से कोई एक सब्जेक्ट, इट मीन्स कोई भी बेस सेम ना होने की वजह से उसकी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को जज कर पाना हमारे लिए ईजी नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस हमें कई तरह के मेथड्स तो बताती है कि वो एडवर्टाइजिंग हमारे लिए इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, बट हमें वो ये नहीं बताती कि हमें फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग कॉपी के अंदर किन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए जिससे कि हम एडवर्टाइजिंग कॉपी के अंदर मॉडिफिकेशंस करके उसे इफेक्टिव बना सके। तो किसी तरह की कोई सजेस्टिव उसके अंदर सजेशंस नहीं दी जाती। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी टू इवेल्यूएट परसेंटेज रिस्पॉन्स। बेसिकली जो कुछ एडवर्टाइजर्स हैं आपके पास, एडवर्टाइजिंग को इवेल्यूएट करने के लिए वो ऑडियंस को
रिस्पॉन्डेंट को रिस्पॉन्ड देने के लिए कहते हैं। इवन कि उनके रिस्पॉन्ड के अंदर एडवर्टीजमेंट की कटिंग, उसके अंदर कूपन्स या मेल भी दी जाती है। बेसिकली उनकी तरफ से जब मेल के थ्रू हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं तब तो हमें जज हो जाता है कि कितने कस्टमर्स की तरफ से हमारे पास रिस्पॉन्स आया है। इट मीन्स कितने कस्टमर्स ने हमारी मेल को चेक किया और उन्हें रीड किया, बट इट मीन्स उनके परसेंटेज रिस्पॉन्स को जज किया जा सकता है। लेकिन जो अदर मीडिया चैनल होते हैं लाइक टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जहाँ पर कई सारे लोगों के पास एक साथ एडवर्टीजमेंट दी जाती है, तो उसमें एक्यूरेट रिस्पॉन्स निकाल पाना, परसेंटेज की फॉर्म में रिस्पॉन्स निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि टोटल हमारे पास कितने रीडर्स हैं जिन्होंने कि उस एडवर्टीजमेंट को स्टडी किया है। इट मीन्स कितने लोगों तक हमारे पास हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो पहुंची, उसके बारे में एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज ऑफ सैम्पलिंग मेथड। बेसिकली इसके अंदर जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो सैम्पलिंग मेथड भी आपके सैम्पलिंग मेथड को भी सैम्पल को भी सिलेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इट मीन्स ऑल ओवर पूरी ऑडियंस में से हम पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। इट मीन्स उसके अंदर जो सैंपल सिलेक्ट किया जाता है वो कुछ रिस्पॉन्डेंट को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर वो जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया है अगर वो सैंपल पूरी ऑल ओवर पूरे की पूरे रिस्पॉन्डेंट ऑल ओवर पूरे कस्टमर्स को रिप्रेजेंट ना करता हो तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाते। अगर हमने उस सैंपल का साइज़ बहुत स्मॉल सिलेक्ट किया है तब भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाते। अगर मान लीजिए जिस सैंपल को हमने सिलेक्ट किया, इट मीन्स जिस ग्रुप को हमने सिलेक्ट किया है उसकी और ऑल ओवर सारी ऑडियंस की जो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फीचर्स हैं कस्टमर्स की वो आपके पास डिफरेंट है, तो उस टाइम पर भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाते। और साथ के साथ अगर वो सैंपल यूनिट के अंदर बाइसनेस है, इट मीन्स हमने उसके अंदर 22 वे से अगर हमने सैंपल को सिलेक्ट किया है तब भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाते। देन एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस हमारे पास एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस से जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं वो भी रॉन्ग आते हैं। इसी तरह जो टेस्टिंग की जाती है उस टेस्टिंग से भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट कई बार नहीं मिल पाते। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव अफेयर। इट मीन्स एडवर्टाइजर जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्यूएट कर पाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते कि वो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को जज कर सके, क्योंकि इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं और उसके बाद उन्हें एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के अंदर कई तरह के चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो हर एक कंपनी इतने एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को जज कर सके वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस आपके लिए उसको इवेल्यूएट करना बहुत ही एक्सपेंसिव टूल माना जाता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। कुछ क्रिटिसाइजर्स का ये भी माना जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस है उसको इवेल्यूएट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट जब दी जाती है तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, पूरे ऑल ओवर रिसर्च वर्क करना पड़ता है, जिससे कि टाइम की वेस्टेज होती है। एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्शंस ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट। कई बार इसे क्रिएटिव डिपार्टमेंट भी इसको ऑब्जेक्ट करता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट को ये लगता है कि उनके काम के दौरान उन्हें कहीं ना कहीं बीच में उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा रहा, उनको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दी जा रही, किसी भी एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार करने के लिए किसी भी तरह की कोई फ्रीडम नहीं दी जा रही। तो उस टाइम पर भी जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है वो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के अगेंस्ट होता है, उसको इवेल्यूएट करने के अगेंस्ट होता है। तो उस टाइम पर उनकी तरफ से भी कई बार ऑब्जेक्शंस एराइज हो जाते हैं। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस हमारे लिए को इवेल्यूएट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है वो कहाँ तक आपके लिए इफेक्टिव रहा है। इट मीन्स वो कहाँ तक आपके लिए जस्टिफाई है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग कॉपी है उसकी टेस्टिंग की जा रही है, तो उसके लिए हमें अगर हमें चाहते हैं कि हमें उसकी तरफ से रिजल्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मिले, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। लाइक मोर देन वन मेथड शुड बी यूज। हमें एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। सैंपल साइज शुड बी लार्ज। बहुत स्मॉल सैंपल साइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वो ऑल ओवर पूरी ऑडियंस के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाती। तो जो सैंपल साइज लिया जाता है वो आपके पास लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सैंपल साइज शुड बी अनबाइज। किस तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए जिस सैंपल के बारे में सिलेक्शन की जा रही है। नेक्स्ट वन इज रिपीटेड सैंपल शुड बी यूज। बार बार उसी सैंपल को यूज भी करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज आइडेंटिकल कॉपी। मींस सभी कस्टमर्स के पास जो कॉपी सेंड की जाती है वो आपके पास सेम होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।